चुकाना है, लोन रिकवरी के कॉल आ सकते हैं, लेकिन दिक्कत तब होती है जब ये रिकवरी कॉल जो भी रिकवरी के गाइडलाइंस है उसकी सारी मर्यादा को पार कर देते हैं, यानी कि डराने धमकाने की सीमा तक पहुंच जाते हैं। और इनके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, ना कि इनसे डरना। और बैंक को पहले बताएं जब इनकी शिकायत करनी है या फिर पुलिस के पास जाएं। आरबीआई की गाइडलाइंस क्या कहती हैं? क्या वो इन पर नकेल कसने के लिए नाकाफी हैं? बैंक और एनबीएफसी जब इस तरह के एजेंट्स को हायर करते हैं तो क्या देखते हैं, किस आधार पर हायर करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, और कोई एजेंट परेशान करें तो आपके पास क्या रास्ते हैं? इन सब पर आज बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व बैंकर और लेखक वेद माथुर जी, जिन्होंने एक रिकवरी पर एक सटायर किताब भी लिखी है, बैंक ऑफ पोलमपुर। थैंक यू सो मच वेद जी, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। हम रिकवरी पर तो बात करेंगे सर, लेकिन उससे पहले मुझे ये समझाइए कि जब भी कोई व्यक्ति लोन लेता है तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि भविष्य में रिकवरी एजेंट्स की उत्पीड़न का शिकार ना होना पड़े? प्रियंका जी, जब भी कोई व्यक्ति बैंक से या किसी वित्तीय संस्था से ऋण लेता है तो उसे पहले ये देखना चाहिए कि जो किस्त उसकी बन रही है क्या वो चुकाने की स्थिति में है। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह आप यदि कोई प्रोजेक्ट में हाथ डाल दें और सोचे मैं किस्त दे दूंगा और नहीं दे पाए तो वो गलत हो जाता है। दूसरी बात यह है कि आपको ये सावधानी रखनी है कि जो भी बैंक के साथ आपका एग्रीमेंट हो रहा है उसको ठीक से पढ़ लें, समझ लें, फिर हस्ताक्षर करें। यही नहीं, एग्रीमेंट साइन होने के बाद उसकी एक फोटो स्टेट कॉपी आपका अधिकार है उपभोक्ता के रूप में कि आप लें और अपने पास रखें। तो रिकवरी की नौबत तो तब आएगी जब आप लोन नहीं दे पाएंगे, और इसीलिए शायद वेद जी हमें कह रहे हैं सबसे पहले आपको ये देखना कि आप जो लोन ले रहे हैं उसे लौटाने की क्षमता हो आपके पास, उस समय आपको जरूरत हो, लेकिन आगे आप लौटा पाएंगे कि नहीं ये चेक कर लें। दूसरी बात, जो भी पेपर आप साइन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बैंक के साथ जो कर रहे हैं उसे चेक कर लें। अब सवाल ये उठता है वेद सर कि अगर कोई रिकवरी एजेंट परेशान करता है तो मैं बतौर कंज्यूमर और कर्जदार हूं, मुझे कर्ज लौटाना है पर ऐसी स्थिति कि नहीं लौटा पा रही हूं, मुझे उसकी शिकायत करने का अधिकार है या नहीं है? क्योंकि मेरे ऊपर कर्ज है तो क्या मैं उसकी शिकायत नहीं कर सकती हूं? और करूं तो कहां करूं? बैंक के पास जाऊं, आरबीआई के पास जाऊं, पुलिस के पास जाऊं? देखिए, इसके अंदर क्या है कि यदि आपने किसी बैंक से ऋण लिया है तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। या आप बैंक के पास भी शिकायत कर सकते हैं कि आपके रिकवरी एजेंट का आचरण ठीक नहीं है, और रिजर्व बैंक के पास भी शिकायत कर सकते हैं। इसी तरह यदि कोई भी वित्तीय संस्था जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित या रेगुलेटेड है उससे आपने ऋण लिया है तो आप भारतीय रिजर्व बैंक को शिकायत कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा कोई बैंक भी नहीं है, कोई वित्तीय संस्था भी ऐसी नहीं है जिसको आरबीआई रेगुलेट कर रहा है और उसका रिकवरी एजेंट यदि आपको परेशान करता है तो आपके पास पुलिस का ऑप्शन ओपन है। यहाँ तक कि यदि आप आरबीआई को शिकायत करेंगे और आरबीआई उस संस्था को नियंत्रित नहीं कर रहा है तो आरबीआई भी उससे आपकी शिकायत को पुलिस को रेफर करेगा, तो आप पुलिस को शिकायत कर सकते हैं उस स्थिति में। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि हम आए दिन जो है लोगों के अनुभव सुनते हैं कि जी रिकवरी एजेंट फोन कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। तो जो रिकवरी एजेंट ये कॉल करते हैं, ये कौन कौन सी ऐसी बातें होती है जो इसे उत्पीड़न के दायरे में ले आएंगी, जिसकी शिकायत होनी चाहिए, और ऐसा आचरण इन रिकवरी एजेंट्स को करना भी नहीं चाहिए? आप हाईलाइट कर पाएंगे ताकि कोई सुन रहा हो तो वो समझ पाए कि उसे जिस तरह के कॉल आ रहे हैं ये उत्पीड़न का मामला बन रहा है। देखिए, इसमें पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मार्ग निर्देश ये कहते हैं कि सुबह 7 बजे से पहले और शाम को 7 बजे बाद कोई भी रिकवरी एजेंट आपसे संपर्क नहीं करेगा, आपको फोन नहीं करेगा ऋणी को। तो पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी, वो एक ही दिन में बार बार आपको फोन करके या बार बार संपर्क करके या अलग अलग व्यक्तियों को भेज के यदि आपसे तकाजा करता है और अपने ड्यूज की मांग करता है तो वो भी एक तरह का मानसिक उत्पीड़न कहलाएगा। इसी प्रकार ऋणी के ऑफिस में जाके सार्वजनिक रूप से पैसे की डिमांड करना वो भी उचित नहीं माना जाता है और वो जो आचार संहिता है उसका उल्लंघन माना जाता है। तो इस तरह से, या कोई पब्लिक में किसी और व्यक्ति को बताना कि साहब इस व्यक्ति ने हमसे ऋण ले रखा है, नहीं चुका रहा है, ये भी मानसिक उत्पीड़न की परिभाषा में आएगा। तो ये सारी परिभाषाएं हैं। तो आरबीआई की गाइडलाइंस तो बहुत साफ है वेद जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि बैंक्स जिस तरह से चयन कर रहे हैं इन रिकवरी एजेंसीज का वसूली के लिए, वहाँ
ढील हो जा रही है या वहां बैंक्स को पता नहीं है कि उनका बायां हाथ क्या कर रहा है? कहाँ दिक्कत है कि इस तरह से मामला आगे बढ़ता जाता है? अगर आरबीआई गवर्नर को फिर से बार बार ये जो है ताकीद करनी पड़ रही है कि देखिए इस तरह के कॉल आएंगे तो अच्छा नहीं होगा, इस तरह के कॉल चल रहे हैं, हम अपने दफ्तर में, हम अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से भी सुनते रहते हैं, किसी के पास कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास आ रहे हैं, तो गैप कहाँ है? ये बैंक्स जिस तरह से चुन रही हैं इन रिकवरी एजेंसीज को, वहां पे गलती कुछ नजर आ रही है। देखिए प्रियंका, हमारे देश में बहुत सारी चीजों में सुधार उपभोक्ताओं में जागृति के माध्यम से आया है। तो यहाँ पे भी जो उपभोक्ता है, ऋणी है, यदि वो जागरूक हैं, उनको लगता है कि जो रिकवरी एजेंट है वो सीमा रेखा को तोड़ रहा है और वो निरंतर शिकायत करते हैं बैंक के अंदर या भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर, तो इससे निश्चित रूप से सुधार आएगा। यहाँ मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने रिकवरी एजेंट के उत्पीड़न के खिलाफ हाई कोर्ट में और पुलिस के अंदर अपील की। नतीजा हुआ कि बड़ी राशि का जुर्माना उन वित्तीय संस्थानों पे हुआ। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 2.5 करोड़ का जुर्माना किया है उस आचार संहिता को तोड़ने का। तो उपभोक्ता का जागरूक होना और अपने अधिकारों से अवगत होना वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसी से जागृति आएगी। दूसरी बात, जहां तक बैंकों का, खासतौर से सरकारी बैंकों का प्रश्न है, ये सारे बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन ये है कि आपके जितने भी रिकवरी एजेंसी आप अप्रूव करते हैं, उनके सारे रिकवरी एजेंट को कम से कम 100 घंटे का एक प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा और उस प्रशिक्षण के बाद उनकी एक परीक्षा ली जाती है, वो सर्टिफिकेट लेना भी जरूरी होगा। तो इससे भी पहले की तुलना में काफी सुधार आया है। आप कह रहे हैं सुधार आया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और कह रही है। लेकिन अवैध जी, एक और है, एक बात यह कि आजकल बहुत सारे ये डिजिटल लैंडिंग एप्स आ गए हैं बाजार में, जो आपको छोटे छोटे पर्सनल लोन्स दे देते हैं, फटाफट लोन्स दे देते हैं, और इनके भी लोग जिस तरह से लोन की वसूली कर रहे हैं, तो वो आरबीआई के दायरे में भी आते हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं हो रहा है। आपने बैंक्स की तो बात कह दी कि उनको ट्रेनिंग देनी है, पर इन डिजिटल लेंडिंग एप्स को, ये भी तो रिकवरी के लोगों से फोन करवाते हैं, वहां पे कोई ट्रेनिंग तो मुझे लगता नहीं हो रही है, क्योंकि लोग किस तरह से, किस हद तक उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है। देखिए, डिजिटल लैंडिंग जो संस्थाएं कर रही हैं, उनमें मुझे लगता है कि ज्यादातर संस्थाएं ऐसी है जो भारतीय रिजर्व बैंक से अधिकृत नहीं है। यदि वो अधिकृत हैं और बड़े पैमाने पर उनकी शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक को की जाएगी, तो उनका जो रिकॉग्निशन है, मान्यता है भारतीय रिजर्व बैंक की, वो रद्द हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक आगे होके ये बात कह रहा है कि आप हमें बताइए, यदि आपको कोई संस्था हैरास कर रही है, परेशान कर रही है, तो हम उसकी मान्यता खत्म कर देंगे। एक बात। नंबर 2, आप पुलिस में जा सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे लोगों के ट्रैप में फंस जाते हैं जो अधिकृत नहीं होने के बावजूद लोन दे रहे हैं, और वो 2% 3% मासिक ब्याज लेते हैं और जुर्माना लेते हैं। यदि आप डिफॉल्ट करते हैं तो वो आपसे जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो वार्षिक आधार पे 36% 48% होता है, और उन लोगों ने, गुंडे तत्व होते हैं, उनको हायर किया हुआ होता है, उनके माध्यम से वो वसूली करते हैं। तो उसमें मेरा सुझाव यही है कि जहां कहीं भी रिकवरी एजेंट कोई इस तरह का हैरेसमेंट करता है, वहां पुलिस कंप्लेंट होनी चाहिए। आप, और यदि आपके घर में घुसता है तो आप उसमें ट्रेस पास का या अनधिकृत प्रवेश का मुकदमा चला सकते हैं। यदि वो जबरदस्ती करके कुछ पैसा ले जाता है तो उसमें आप एक्सटॉर्शन का केस उसके अगेंस्ट लगा सकते हैं, मानहानि का मुकदमा आप उनके खिलाफ कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो यानी आपके घर के दरवाजे पर या आपके दफ्तर पर कोई नहीं आ सकता है, आपको जो फोन करने का उनका टाइम फिक्स है, उसके बियॉन्ड वो आपको फोन नहीं कर सकता, वो आपको बार बार फोन नहीं कर सकते हैं, और इनके बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। और अगर इस तरह की स्थिति में है तो आप अपने बैंक से बात कीजिए, आरबीआई में शिकायत कीजिए।